चलिए बच्चों, तो चलो मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स में मैंने आपको प्लूरल एंड सिंगुलर पढ़ाया था। प्लूरल एंड सिंगुलर खोपड़े में बात गई। और आपको मैंने बताया था देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड कलेक्शन ऑफ व्हाट, डेटा। दोनों में से बड़ा कलेक्शन ऑफ डेटा है। न्यूमेरिकल फैक्ट्स तो उसके अंदर आ ही जाएंगे। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सर आप इसको बोल रहे हैं कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स और ये हो गया प्लूरल, फिर यहाँ कलेक्शन ऑफ डेटा, ये हो गया सिंगुलर। हमारे हिसाब से इसमें चीजें ज्यादा हैं तो इसको प्लूरल होना चाहिए, और इसमें चीज एक है तो इसको सिंगुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं है बच्चों। बैकग्राउंड म्यूजिक सुनना है, आई रिपीट, क्या सुनना है? बैकग्राउंड म्यूजिक। न्यूमेरिकल फैक्ट आपने कलेक्ट तो कर लिया, बट उसको कलेक्ट करने से पहले आपको काम ढेर सारा करना पड़ेगा। आपको प्रोग्राम डिजाइन करना पड़ेगा कि आपको कहां कहां पे विजिट करना है, किन लोगों से आपको डेटा कलेक्ट करना है। तो काम क्योंकि ढेर सारा है, दैट्स व्हाई कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट इज प्लूरल। क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक काम करने हैं आपको, हर काम अपने में यूनिक इंपॉर्टेंस रख रहा है, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट, सिंगुलर। घर में लोगों का डिनर है, मम्मी ने ढेर सारा काम किया, तो ढेर सारा काम एक एक करके किया ना, तो अरेंजमेंट इज सिंगुलर। और सबको डिनर में पकवान सर्व हुआ, तो सर ये तो एक ही काम है, बट पकवान सर्व होने से पहले बना, बर्तन अरेंज हुए, तो दिस इज ऑल प्लूरल सेंस। कितनी बात सबको समझ में आ गई? पक्का? भक्ति जी कोई क्वेरी? शशि जी, सिमरन जी, स्नेहा जी, रिद्मा जी, कोई क्वेरी इस पे? तो याद रखेंगे सब लोग बात। नो सर। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और यहाँ पे आता है कलेक्शन ऑफ डेटा। बस बच्चे यही गड़बड़ी कर देते हैं और उनको क्या लगता है कि सिर्फ कलेक्शन वाला पार्ट प्लूरल हो गया, सब मिला लिया तो सिंगुलर। और कंफ्यूजन क्यों होता है भाई? एक सिंगुलर होना चाहिए और सब, और हमको उल्टा पढ़ाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। कितनी बात समझ गए सब लोग? चलते हैं अब आगे चल रहे हैं। So statistics as so called numerical set of data, plural sense। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक स्कूल में एग्जाम हुआ और डेटा आपके सामने कुछ ऐसा आया, 0 से 10, 11 to 20, 21 to 30 एंड 31 to 40। 0 to 10 मार्क्स लाने वाले 10 बच्चे थे, 11 to 20 मार्क्स लाने वाले 6 बच्चे थे, 21 to 30 लाने वाले 4 बच्चे थे, और 5 बच्चे ऐसे थे जिनके मार्क्स 31 to 40 आए। अब ये कोई नई चीज नहीं है, मैं आपको कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूं, आपने ये चीज ऑलरेडी अपने क्लास 10th में पढ़ी है बच्चों। इसको एक खास तरीके की स्टैटिस्टिकल सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं चलन? स्टैटिस्टिकल सीरीज। और आप इसे बोलेंगे क्लास इंटरवल सीरीज। क्या बोलेंगे? क्लास इंटरवल। क्योंकि मैथ्स के टीचर ने पढ़ाया था ना, स्टैट्स का टीचर पढ़ाता है या इकोनॉमिक्स का, तो बोलता बच्चों सीरीज 3 तरह की होती है, जिसमें सिर्फ एक्स की वैल्यूज होती हैं, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। कौन सी? इंडिविजुअल। जिसमें आपको एक्स की एंड वाई की, सॉरी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज नजर आती हैं, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। व्हाट? डिस्क्रीट। और जहां पे एक रेंज नजर आ जाए उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। व्हाट? कंटिन्यूअस। और पता है कंटिन्यूअस सीरीज कितने तरह की होती है? 8 से 9 तरीके की होती है ये। तो हमें तो एक दो पढ़ाया गया, एक इंक्लूसिव, एक एक्सक्लूसिव, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, मोर देन, लेस देन, 7-8 तरीके की सीरीज होती है। तो आपको मैं सारी सीरीज बनानी सिखाऊंगा, परेशान मत होइएगा। बट मैं बताना क्या चाहता हूं, हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं सबसे पहले बच्चों? स्टैटिस्टिक्स एज प्लूरल। प्लूरल का मतलब मैनी और वन, मैनी। बट यहां पे तो सर वन ही है, वन नजर आ रहा है। इसके पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक सुनिए। ये जो डेटा यहां पे आपको नजर आ रहा है बच्चों, इसको कलेक्ट करने में बहुत काम किया होगा। समझ में आ गया? इसको प्रेजेंट करने में सोचा गया होगा कैसे प्रेजेंट किया जाए। तो देखने में ये एक है, बट इसका जो आउटकम है वो अनेक है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज व्हाट। घर में लोग डिनर पे आ रहे हैं, तो डिनर सर्व करना इज नॉट सिंगुलर, इट इज प्लूरल। और ढेर सारे काम जो डिनर के पहले मम्मी ने घर में लोगों ने किए एक एक करके, देवर सिंगुलर। उन्हीं पूरे कामों का जो आउटकम है दैट इज प्लूरल। बोर्ड एग्जाम तो साल में एक ही बार होगा, हर बच्चा एक बार 10th में एग्जाम देगा और एक बार, सर ये दो क्या हो रहा है, 2 बार एग्जाम देंगे क्या 12th में? भाई जो क्लास में रेगुलर नहीं आ रहे उनको 5 बार भी देना पड़ सकता है। बोर्ड एग्जाम एक बार होगा, बट उसको देने के लिए पढ़ाई आपने बार बार की, बार बार एक एक टॉपिक पढ़ा आपने, तो एक एक टॉपिक बार बार पढ़ा तो सिंगुलर। सारी पढ़ाई कहां पे आपने काम ले ली? बोर्ड में। तो बोर्ड एग्जाम देना प्लूरल होगा, होगा एक ही बार, बट जो एफर्ट उसमें लगाया वो मल्टीपल आउटपुट था। समझ गए इस बात को भाई? पक्का? चलिए, तो ये एग्जाम्पल भी आप सब बच्चे कॉपी कर लें।
बड़ी अच्छी बात है ये। सो यहां पे बच्चों सिंपली इट इज बीइंग सेड, एल, बावले बावले मत बोलिएगा इसको, ये एक स्टैटिस्टिशियन थे जिनका नाम था एल बौले। स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। तो इस डेफिनेशन को समझना स्टार्ट करिए। डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी मतलब ये इंक्वायरी हुई स्टूडेंट्स के मार्क्स पे, जो प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल के पास जाएगा, और प्रिंसिपल ने देखा कि क्लास का मेजॉरिटी बच्चा फेल होने की कगार में है, तो रेमीडियल क्लासेस किसके लिए चलाई जाएं? मेरे जैसों के लिए, आप जैसों के लिए जिनके नंबर बहुत कम है। प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर का मतलब 0 to 10 मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने हैं? 10। 31 to 40 मार्क्स लाने वाले 5। तो यहाँ पे मार्क्स हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। डेटा इज प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। सर आप ये वाली डेफिनेशन क्यों नहीं बता रहे? ये डेफिनेशन मेरे को बकवास लगती है। यहाँ लिखा है वी मीन क्वांटिटेटिव डेटा, हाँ नंबर के फॉर्म में तो क्वांटिटेटिव तो हो गया। अफेक्टेड ड्यू टू मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। आज आप अपने मोहल्ले का सर्वे करिए तो कोल्ड ड्रिंक की डिमांड बड़ी हाई निकल जाएगी, बट 4 जनवरी 2025 को अगर सर्वे करेंगे या 4 जनवरी 2024 को अगर किया होगा तो डिमांड एकदम लो निकलेगी। ये चीज क्या आपके न्यूमेरिकल फैक्ट में नजर आएगी? नो। तो इसलिए ये डेफिनेशन मेरे को बकवास लगती है। समझ में आ गया? तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, क्लास की स्ट्रेंथ बता सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन कितनी है, बट अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है ये कोई नहीं बता सकता सिवाय आपके। इज दैट क्लियर? चलिए झटपट अपडेट करें बच्चों। तो ये तो छोटी सी आसान सी डेफिनेशन थी, एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है प्लूरल सेंस की। स्टैटिस्टिक्स रेफर टू फर्स्ट व्हाट इज कॉल्ड एज एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट्स, ये कलेक्शन ऑफ डेटा हो गया। और कहीं ना कहीं अगर आपने डेटा ठीक कलेक्ट नहीं किया बच्चों, तो जो आउटपुट मिलेगा क्या वो ठीक मिलेगा? नो। इंडिया की आबादी कितनी है बच्चों? बट पिछले 13 साल से पॉपुलेशन का सेंसस, जनगणना जिसको बोलते हैं, हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ भगवान जाने। और गवर्नमेंट का डेटा ये है कि इनकम टैक्स पे करने वाले इंडिविजुअल लोग, मैं कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूं, इज ओनली हाउ मेनी परसेंट? 4.77। पुराने जमाने में ये हुआ करते थे लगभग 3.5, 1.22 बढ़ गए, मतलब लगभग 30 से 40% इनकम टैक्स पेयर्स इंडिया में बढ़ गए। तो ये गवर्नमेंट को शाबाशी दी जाए या उनकी नाकामी साबित की जाए? 3.5, 4.77 तो 1.27 आ गया, ठीक तो है। 3.5 थे, 4.77 हो गए। हाँ तो मैं चेक कर रहा था लोग ध्यान दे रहे हैं मेरी बात पे कि नहीं। आप ध्यान दे रहे हैं, वेरी गुड, एक्सेलेंट। चलिए, तो ये गवर्नमेंट को शाबाशी दी जाए या ये उनकी नाकामयाबी है? चिल्ड्रन, नाकामयाबी है। टैक्स देने वाली जनता कम से कम देश में कितनी है चिल्ड्रन? 15%। चाट वाला, कचौड़ी वाला, मंगोड़ी वाला, पकौड़े वाला, चाय वाला, डू दीज पीपल पे टैक्स? धोबी, डू दीज पीपल पे टैक्स? रोड साइड पे मोमोज बेचने वाला, डू दीज पीपल पे टैक्स? तो एक बार मैं चाट की दुकान पे गया, मैंने ऐसे ही पूछा दिन भर में कितनी फुल्की बिक जाती है, बताया उसने, पूरा अपना इकोनॉमिक्स बताया मेरे को। कह रहा आप क्या करते हैं? मैंने फुल्की खिलाओ जरा बहुत ज्यादा। मेरे को शर्म आ गई कि मैं बोल दूं मैं टीचर हूँ। फुल्की बेच के महीने के लाखों कमा रहा है। समझ में आ गया? बट स्टैंडर्ड का, ग्लैमर का प्रॉब्लम है। क्या फर्क पड़ता है, पैसा उसके पास है, दुबई घूम के आ जाएगा, मैं तो ना जा पाया आज तक। इज दैट अंडरस्टूड? तो हमारे देश में चाट वाले, पकौड़े वाले भी टैक्स देने चाहिए, बट क्या देते हैं वो लोग? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है इन्हीं 4.77 लोगों को हम पकड़ पाए हैं, बस इन्हीं पे टैक्स दनादन बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। अब इस बार झटका खाइए, हो सकता है अगली बार कुछ अकल आ जाए, नहीं तो 242 भी ना मिलने वाला अगली बार, तो वो कहीं से 2.42 ना हो जाए। सो अब अगर आपको मैं बोलूं कि अपने मोहल्ले में जाइए और काउंट करिए हाउ मेनी होम्स हैव कार्स, तो आपका तुरंत आंसर आएगा सर जाने की जरूरत नहीं है, ऑल होम्स हैव कार्स, मिनिमम 2 कार्स आर देयर इन एवरी होम। अब अच्छा कैलकुलेट करिए इसमें टैक्स पेयर कितने हैं? सर ओनली 20%। 80% मोहल्ले में रहने वाले लोग कार अफोर्ड कर सकते हैं, बट वो टैक्स नहीं पे कर रहे, मतलब उनके पास ब्लैक मनी ज्यादा है, वो सरकार को टैक्स नहीं देते हैं। तो आपका जो डेटा आएगा टैक्स के हिसाब से, आप बोलेंगे इंडिया में ज्यादातर लोग मिडिल क्लास हैं। ये दो गाड़ी रखे मिडिल क्लास हो जाएंगे? ये हैं तो अपर मिडिल क्लास,
व्हाट इट क्लियर? बट टैक्स के हिसाब से इनकी औकात क्या बन गई? मिडिल क्लास। क्यों ये रोड साइड ढाबे पे ज्यादा खाना खाते हैं? क्योंकि रोड साइड ढाबे वाला कह रहा है खाना खाओ और पैसा दो। महंगा वाला रेस्टोरेंट क्या बोल रहा है, भाई साहब वो पैन नंबर देंगे तब फूड सर्व होगा। अब पैन नंबर दे दिए, पता लगा 25,000 रुपए का बिल आ गया। स्निफर डॉग्स, सूंघने वाला कुत्ता, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग रेस्टोरेंट वाले से पूछे कौन खाना खाने आया था? ये सक्षम जी का परिवार आया था। अच्छा, कितने का बिल बना? 25,000 का। सक्षम जी पापा को नोटिस चला गया। सक्षम जी पापा कह रहे मैं नहीं गया था, सौरभ सर गए थे अपने परिवार के साथ, हमारा पैन नंबर वहां देख चले आए हैं, हम तो घर में खाना नहीं खाते, वहां व्रत रहता है, होटल क्या जाएंगे, रेस्टोरेंट क्या जाएंगे? तो इसलिए सो कॉल्ड रेस्टोरेंट जाने वाले लोग कम हो जाएंगे। नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? इज दैट क्लियर? लोग बैंक्वेट हॉल बुक कराते हैं बेटे की शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए, और बैंक्वेट हॉल वाले का किराया कितना है? 2 करोड़ रुपए। राजस्थान में किसी उदयपुर में लेक पैलेस होटल में किया था, और उसने बिल काट दिया जीएसटी का, और आपका पैन नंबर मेंशन कर दिया। अब आपको 2 महीने के बाद प्रेम पत्र चला आया कि आपने अपनी बेटी की शादी में 2 करोड़ रुपए का बैंक्वेट बुक करवाया था, और आपने तो अपनी आज तक सरकार को टैक्स रिटर्न फाइल करके इनकम कभी डिस्क्लोज की ही नहीं। ये आया कहां से 2 करोड़? हमारी बेटी को सौरभ सर ने पढ़ाया हुआ है, उन्होंने ही 2 करोड़ रुपए गिफ्ट दिया था, जाओ बिटिया की शादी कर लो। अब सौरभ सर को प्रेम पत्र चला आया, 2 करोड़। मेरे को 2 करोड़ लिखना नहीं आता, मैं कहां दूंगा पैसा? वापस नोटिस चली गई, और बोला गया भैया या तो टैक्स दीजिए, और नहीं तो हम ये मानेंगे कि आपकी एक ऐसी कमाई है जो आपने इसी साल कमाई और आपने आज तक इस पे टैक्स नहीं दिया। तो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स इन द कंट्री इज हाउ मच? 30% प्लस मिनिमम 100% की पेनल्टी लगाएंगे। 60% आपका पैसा टैक्सेबल है। हम तो 2 करोड़ खर्च कर चुके हैं, हमसे से कोई मतलब नहीं है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए अगले 6 महीने में सरकारी खजाने में जमा करा दीजिए, नहीं तो आपका रहना खाना पीना मल्टी एकड़ प्रॉपर्टी में फ्री रहेगा। सेंट्रल जेल या डिस्ट्रिक्ट जेल। समझ में आई बात की नहीं आई? तो गवर्नमेंट को डेटा कलेक्ट करना चाहिए कहां से जाकर? कार के शोरूम से, महंगे होटल एंड रेस्टोरेंट से। बट क्या गवर्नमेंट वहां से डेटा कलेक्ट करती है? गवर्नमेंट को पता है कि अगर हम वहां चले गए डेटा कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमको टैक्स पेयर्स का रेट बढ़ाना है, ये सब देश छोड़ के भाग जाएंगे। ठीक है, ये लोग चोर हैं, बहुत अव्वल दर्जे के चोर हैं, ये लोग इनकम टैक्स नहीं देते, कोई बात नहीं, गाड़ी खरीदेंगे तो 28% का जीएसटी देंगे ना, तो ठीक है, इनकम टैक्स नहीं दे रहे कोई बात नहीं, जीएसटी तो दे रहे हैं, जो मिल जाए वही सही, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। क्योंकि अगर आप ज्यादा पेमेंट ईडी किए, ये देश छोड़ चलेंगे, ये भी नहीं देंगे आप। इज दैट अंडरस्टूड वेल और नॉट? इसीलिए मिडिल क्लास कहता है जाओ बेटा हम उनको वोट भी नहीं देंगे। क्या हम सिर्फ टैक्स देने के लिए पागल हैं यहाँ पे? और वो 2-2 हजार 8-8 हजार रुपए फर्जी जा रहा है लोगों को। समझ में आगे बात चल रही है? तो क्या हमारा टैक्स का डेटा एकदम सही है बच्चों दुनिया में, इंडिया में? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस डेटा के पीछे के राज सबको पता है। दैट्स व्हाई मल्टीनेशनल्स आर कमिंग टू इंडिया एंड सेटिंग अप देयर बिजनेस एंटरप्राइजेस, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे आदमी सरकार को टैक्स दे चाहे ना दे, बट यहाँ का इंसान लालची नंबर 1 है। गोविंदा की मूवी है ना, बीवी नंबर 1, कुली नंबर 1, टीचर नंबर 1, बच्चा नंबर 1, पापा नंबर 1। तो यहाँ की जनता लालची नंबर 1 है। एक फोन था, आईफोन सस्ता, चलो इसको भी खरीद लें। शर्मा जी की वाइफ खरीदी अभी तनिष्क में अक्षय तृतीया पे नया सेट। पापा से मम्मी क्या बोली, ए सुनते हो जी, हमको भी 11 लाख रुपए का सेट खरीदना है, पेंडेंट सेट। पापा बोल रहे हैं क्यों? अब क्यों और ना करिए, नहीं तो करवा चौथ व्रत नहीं रखूंगी आपके लिए। नहीं नहीं चलो तुरंत दिलाते हैं। मम्मी ने 11 लाख का खरीदा, धनतेरस पे शर्मा जी की वाइफ 15 लाख का खरीद के ले आई। व्हाट इज दिस? लालच। और सारे सेट कहां पड़े हैं? एसबीआई के लॉकर के अंदर। क्या झूठ बोला रहे? अरे जी बिटिया की शादी में काम आ जाएंगे, उसको दे दूंगी। बेटी की शादी हुई, शॉपिंग गोल्ड की करनी है, पापा कह रहे हैं वो तो तुम सेट खरीदे, वो तो मेरे हैं। बहुत चतुर बेचारा, क्या बोले हिंदुस्तानी मर्द, एक तरफ खाई और दूसरी तरफ गड्ढा, वहां तो पीछे था। चलिए खैर मजाक की बातें हैं बच्चों, गोल्ड इज नेवर अ रॉन्ग इन्वेस्टमेंट। तो बट ये जो डेटा है बच्चों, जितना साल भर में लोग टैक्स नहीं देते उससे ज्यादा तो गोल्ड खरीद देते हैं। समझ में गया? एक बार मेरा एक दोस्त है, वो गोल्ड खरीदने गया, 2 लाख रुपए से ऊपर का उसका बिल था। वहां की जो लेडी थी उसने मांग लिया पैन नंबर, अपनी वाइफ को कह रहा है यहां से गोल्ड नहीं खरीदना, मुन्ना ज्वेलर से खरीदवाते हैं तुमको। अरे डिजाइन बाहर में, क्या डिजाइन, ये पैन नंबर मांगेंगे, इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स को होगी, और वो रिटर्न फाइल करता नहीं था। वो रिटर्न फाइल नहीं करता था, उसके 2-3 होटल थे, रेस्टोरेंट थे।
क्योंकि इनकम टैक्स वाले प्रेम पत्र भेज देंगे कि बेटा रिटर्न में तो तुमने अपनी इनकम डिस्क्लोज ही नहीं की, पैसा कहां से आया गोल्ड खरीदने का। तो नाउ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज कम अप विद अ न्यू सेटअप। अगले 4-5 साल में सेटअप एक्टिव हो जाएगा। जो लोग ऐसे मुंह और चोंच निकाल निकाल के फोटो खिंचाते ना मॉरिशस जा जाके, तो फेसबुक से डेटा पकड़ा जाएगा। पता लगा सिद्धि जी का परिवार 10 लाख रुपए खर्च कर गया है मॉरिशस में और यहाँ रिटर्न ही नहीं फाइल कर रहे हैं चाचा जी, तो इनकम टैक्स वाले बोलेंगे पैसा कहाँ खर्च किया। सिद्धि जी इन बातों का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो तो इसे महज इत्तेफाक समझा जाए। समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड? तो सो कॉल्ड आपने अगर अपना पैन और आधार कहीं पे भी दे दिया तो समझ लीजिए आपके जीवन का आधार चला जाएगा पूरा, और आप पैन में ऑमलेट बनाएंगे सड़क पे, सरकार आपको ट्रैक कर लेगी तुरंत। तो इस गवर्नमेंट में फिर से मोदी जी का अगले 5 साल पूरा ब्लैक मनी पे रेस्ट्रेंट लगने वाला है। गुजरात में जितना 2 नंबर का बिजनेस चेक से कपड़े का चलता है वो सब अब खत्म होने वाला है। समझ में आ गया? तो इंडिया विल बी अ करप्शन फ्री इकोनॉमी विद इन अपकमिंग 3 to 4 years। तो ये डेटा बेसिकली जो कलेक्ट हुआ बच्चों, क्या स्टैटिस्टिकली वो एकदम सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस समझ में आ गया? तो हमारे देश में जितनी गरीबी नजर आती है बच्चों, क्या उतनी गरीबी रियलिटी में है? बिल्कुल नहीं है। बच्चा ट्यूशन पढ़ने आ रहा है, 2 लाख का फोन लेके आ रहा है, 15,000 का रेबैन का चश्मा पहन के आ रहा है, पेरेंट्स कह रहे हैं आरटीआई में एडमिशन हो जाएगा क्या, या आरटी के थ्रू एडमिशन हो जाएगा क्या? एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्यूरेसी। कुछ जगहों पे गवर्नमेंट ने लोगों के बीपीएल कार्ड बनाने बंद कर दिए क्योंकि वहां पे एकर्स ऑफ लैंड की खेती है उनकी, 10 लाख का आउटपुट एग्रीकल्चरल साल भर में बिक रहा है। आर दे पुअर पीपल? सिर्फ इसलिए कि फार्मर का सिनोनिम पुअर होता है, उस गरीब उसको गरीब मार ले हम, वो गरीब नहीं है। ऑपोजिशन क्या बोलता है कि सरकार ने इसीलिए सेंसस कराना बंद कर दिया क्योंकि सेंसस कराएंगे तो उसमें गरीब लोग रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, गरीब लोग रिफ्लेक्ट होंगे तो देश की तरक्की पे एक प्रश्न चिन्ह उठेगा कि भाई देश गरीब देश है। अरे कोई गरीब देश नहीं है। मेरी मेड आती मेरे को ताना मारती है, क्या भैया जी 4 साल से एक ही मोबाइल चला रहे हैं। एक दिन वाइफ से कहने लगे 5,000 एडवांस दे दीजिए भाभी जी, महीने की सैलरी उसकी 1,200 रुपए है, क्यों चाहिए एडवांस? नया मोबाइल खरीदना है। तो मैं वाइफ आस्क कि कितने का है नया मोबाइल? वो भाभी जी नया मोबाइल जो है वो 25,000 का है। तो शी सेड बाकी पैसा कहां से लाओगी? वो बाकी 4 घर में और 5,000 एडवांस बोल दिया है। एक तो सिक्योरिटी ऑफ जॉब भी हो गया कि उसको निकालेगा नहीं, ये गरीबी है? नो। उसके घर में डिश टीवी भी लगा हुआ है। मुंबई में जाइए, धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम है शायद, एसी लगा है लोगों के घर में, गरीब है लोग? कोई गरीब नहीं। गरीबी कहाँ है? दिमाग के अंदर। सरकार को टैक्स ना देना पड़े बस इसलिए हम चाट वाला गरीब है, चाट वाला गरीब है, उससे रईस तो कोई है ही नहीं। चाट के ठेले में भीड़ देख लीजिए, ऐसा लगता है भंडारा बढ़ रहा है, या लोग घर में खाना ही नहीं खाते शायद। पहले लोग चाट खा लेते थे एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर डिनर, अब चाट भी खाएंगे शाम को, साथ रात को खाना भी खाएंगे। कहीं मोमोज का ठेला, चलो 2 मोमोज भी चाट कर लेते हैं। खोपड़े में बात गई। कंट्री इज नॉट पुअर, collected in a systematic manner for a predetermined purpose and placed in relation to other, like aggregate percentage of 5 toppers of class 12th। ये डेटा प्रिंसिपल यूज करेंगी मैनेजमेंट को रिपोर्ट करने के लिए कि हमारे टीचर बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। मैनेजमेंट इसको एडवर्टाइज करेगा न्यूज़पेपर में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम 250 ग्राम 750 ग्राम पे, यूट्यूब चैनल पे, ताकि पब्लिक को स्कूल के बारे में अच्छी अच्छी बातें पता चले। पेरेंट इस डेटा को यूज करेगा, भाई चलो इसी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवाते हैं, दलित दर 40% वाला है, कम से कम 70-75 तक तो पहुंच ही जाएगा चाहे टॉप ना करे। तो व्हाट आई मीन टू से इज चिल्ड्रन, statistics is not only what A.L. Bolle spoke, rather it is having many components in it। और हर डेटा को इस्तेमाल करने का जो लोगों का सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं YouTube प्रीमियम खरीद लूंगा विदाउट एड, आपके पास पैसे आ जाएंगे आप जीन्स ट्राउजर खरीद लेंगे। तो हर पर्सन का लाइफ में अपना ऑब्जेक्ट होता है, तो वैसे स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को भी यूज करने का अपना अपना ऑब्जेक्ट है सबका। समझ गए इस बात को बच्चों? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए, तो झटपट इस डेफिनेशन को भी आप लिख लें और एग्जाम में लिखने के लिए इसी डेफिनेशन को लर्न कर लीजिएगा। प्रोफेसर होरेस सेक्रेटिस ने ये डेफिनेशन दी है चिल्ड्रन, क्विकली कॉपी दिस। चलो, so children let's get down with the characteristics or features of statistics in plural sense। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या नजर आ रही है आपको? सिर्फ हेडिंग्स आपको नोट डाउन करनी चिल्ड्रन, कॉपी ऑल दीज हेडिंग्स चिल्ड्रन वेरी क्विकली, देन आई एक्सप्लेन देम ऑल वन बाय वन। तो सबसे पहला फीचर क्या है चिल्ड्रन? अ सिंगल एज 30 ईयर इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। खोपड़े में बात गई?
आपने ढेर सारे लोगों की एज कलेक्ट की और ये चेक किया कि भाई एक पर्टिकुलर क्लास में, एक पर्टिकुलर कॉलोनी में कितने अलग अलग एज ग्रुप के लोग रहते हैं, दैट वुड बी कॉल्ड एज व्हाट, फैक्ट्स, ठीक है। बट ढेर सारे लोगों का कलेक्ट किया तो ये स्टैटिस्टिक्स बन गया। तो अगर आपने किसी से पूछा तुम्हारी एज कितनी है, वो इंफॉर्मेशन हो गई, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। बट जब आपने कुछ डेटा कलेक्ट किया किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए चिल्ड्रन, देन इट इज कॉल्ड एज अ स्टैटिस्टिक्स। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए सेकंड पॉइंट चिल्ड्रन, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस चिल्ड्रन। अब इसका क्या मतलब है? If I take the example कि भाई statistics is a production of crop, say rice is affected by rainfall, fertilizer, seeds, methods of cultivation, etc. But अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ क्रॉप। आपने राइस की खेती का जिक्र किया और आपने देखा कि भाई राइस की खेती पिछले साल के मुकाबले इस साल कम क्यों हो गई? बिकॉज द रेनफॉल वॉज वेरी पुअर, fertilizers were used in excessive quantity, seeds were of low quality, and method of cultivation was labor intensive and not capital intensive. इसलिए राइस की खेती इतनी बर्बाद हो गई। खोपड़े में बात गई। बट यहाँ पे कहीं पे भी आपको चिल्ड्रन सो कॉल्ड नंबर जैसा कोई आइटम नजर आ रहा है? नो। बट ये क्लियर हो गया कि राइस की खेती 20% कम हो गई। तो अब अगर इनमें से मैं बात करूं कि मैं किसी एक कॉज की बात करूंगा तो अगेन वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा। जब तक मल्टीपल कॉजेस नहीं आ जाते तब तक आप उस स्टडी को स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलेंगे। तो सर क्या बोलेंगे? सिंगल कॉज ऑफ स्टडी कुड बी कॉल्ड एज साइंस। भाई कोविड किसकी वजह से होता है? कोविड वायरस की वजह से। बट अगेन मल्टीपल कॉजेज आर देयर। जब कुछ बॉडीज को वो वायरस इफेक्ट करेगा और कुछ को इफेक्ट नहीं करेगा, तो ये जब गवर्नमेंट ने डेटा कलेक्ट किया तो गवर्नमेंट ने इस पर स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी होल्ड कर दी। तो कोई भी चीज जो मल्टीपल रीजन से अफेक्टेड होती है चिल्ड्रन, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टैटिस्टिक्स। बट जब सिंगल रीजन होगा तो वो स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल भी नहीं। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? स्टैटिस्टिक्स डेटा इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। इफ आई से कि भाई क्रॉप जो राइस था, द आउटपुट वाज वेरी बैड। इफ आई से द आउटपुट इज वेरी गुड। नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गई? तो दिस इज कॉल्ड एज नॉट स्टैटिस्टिक्स। क्या ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है चिल्ड्रन? ये बिल्कुल भी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है ही नहीं। तो स्टैटिस्टिक्स होने के लिए डेटा का न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होना बहुत जरूरी है। दैट इज इन क्वांटिटेटिव सेंस होना चाहिए, क्वालिटेटिव सेंस नहीं होना चाहिए। आपने टेलर को कहा भाई 3 मीटर कपड़ा हम दे देते हैं और एक कुर्ता स्टिच कर दो। टेलर बोलेगा ठीक है, बहुत बढ़िया बेस्ट स्टिचिंग होनी चाहिए। सो ये जो 3 मीटर वाली बात है चिल्ड्रन, दिस इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स। बट ये जो बेस्ट कुर्ता सिलने वाली बात है, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकती। इज दैट अंडरस्टूड वेल? समझ में आ गया? चलिए, स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड विद अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। अब आपने मैथ्स पढ़ी और यहां पे लिखा लेट द नंबर बी एक्स, और आपने कोई आंसर पर्टिकुलर निकाल दिया, मान लीजिए 48। इसको आप मैथ्स बोलेंगे, स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी थी ही नहीं। हेयर वी हैड व्हाट चिल्ड्रन? वी हैड ओनली assumption। बट कोई भी चीज स्टैटिस्टिक्स तब बनेगी जब वहां पे फैक्ट होगा, वहां पे फैक्ट होगा। अगर assumption लग गया तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं बन सकती। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया? तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है। 60 students were present in the class, but when a news channel say that there are 5,000 people in a rally, then the channel is simply estimating the number of people. Channel is simply estimating the number of people. आपने कभी मूवी में भीड़ देखी है? क्या रियलिटी में उतनी भीड़ में शूटिंग हो सकती है? नो। तो ये फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है। डेटा को मल्टीप्लाई उसी के अंदर कर देते हैं सॉफ्टवेयर से। 50 लोग हैं, 5 बार कट कॉपी पेस्ट कर दिया वीडियो में, तो 5 लोग कितने बन गए? 250 लोग बन जाते हैं। क्या वो स्टैट्स होगा? वो स्टैट्स नहीं हो सकता। इज दैट अंडरस्टूड वेल? तो आपके स्कूल में मान लीजिए देयर आर 4,000 स्टूडेंट्स ओनली। इज दैट क्लियर? और सबको बोला गया एनवायरमेंट डे पे पौधा लगाना है। सिटी में ऐसे 100 स्कूल्स हैं। What is 4,000 into 100 children? 1 10 100 1000 lakh, कितना हुआ? 4 लाख की 40 लाख? अरे 4,000 में एक जीरो जोड़ो, 40,000, 4 लाख बच्चे हैं। इज दैट क्लियर? गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन है
कि 25% बच्चे एनवायरमेंट डे पे प्लांटेशन में आएंगे, बाकी तो आएंगे ही नहीं। 4 लाख का 25% कितना होता है चिल्ड्रन? 1 लाख। और न्यूज चैनल क्या रिपोर्ट कर रहा है? 10 लाख से ज्यादा बच्चों ने पौधाकरण कार्यक्रम में हिस्सेदारी की। अरे बच्चा ही 4 लाख 10 लाख आ कहां से गया? क्या ये स्टैटिस्टिकल डेटा है? ये स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं है, बट 1 लाख आने की उम्मीद है, ये रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी था। तो 1 लाख आने की उम्मीद है, ये स्टैटिस्टिकल है बच्चों, बट ये स्टैटिस्टिकल बिल्कुल नहीं। समझे इस बात को? पक्का? द नेक्स्ट वन, कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटर्मिन्ड पर्पस। मैंने आपको बताया था कि भाई क्रिकेट का स्कोर है चिल्ड्रन, ये स्कोर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखता है। क्रिकेटर की रैंकिंग के लिए उसका अपना स्कोर मायने रखता है, टीम की विनिंग और लूजिंग के लिए स्कोर मायने रखता है। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी अगली बार इस टीम को भेजना है या अपने खर्चे पे नहीं भेजना। जो सटोरिये हैं उनके लिए भी सट्टा लगाते टाइम ये स्कोर मायने रखता है कि इस स्कोर पे हमारी बेट विनिंग पोजीशन पे जाएगी या लूजिंग पोजीशन पे जाएगी। नहीं समझे बात को? खोपड़े में बात गई? पक्का? तो डिफरेंट पीपल विल एनालाइज द डेटा इन अ डिफरेंट वे। अभी मैंने एग्जांपल दिया था मार्क्स वाला, तो प्रिंसिपल के लिए डेटा इंपॉर्टेंट रखता है कि वीक स्टूडेंट्स को ढूंढना है। स्कूल मैनेजमेंट के लिए डेटा इंपॉर्टेंस रखता है कि भाई कितने तेज बच्चे ताकि स्कूल की पब्लिसिटी उनसे हो जाए। तो डिफरेंट पीपल इंटरप्रेट इट फॉर डिफरेंट पर्पस। सिमिलरली बच्चों, जो डेटा कलेक्ट भी होता है, हमें पहले से सोचना पड़ेगा कि हम डेटा को किस पर्पस के लिए कलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपके स्कूल में एक डेंटिस्ट की टीम विजिट करती है और उनको डेटा कलेक्ट करना है, तो देयर आर 2 रीजंस। सिर्फ नाम पता ले लिया बच्चों का, फोन नंबर ले लिया ताकि उनके पेरेंट्स को कॉल करके कस्टमर बनाए, समझ में आ गया? तो उनके लिए डेटा मार्केटिंग के लिए है। या उन्होंने बच्चों की दांत चेक किए और ये देखा था कि टूथ डीके कितने % बच्चों में है, फिर उसके बेसिस पे वर्ल्ड बैंक को या यूनाइटेड नेशंस को एक रिपोर्ट भेजेंगे कि भाई मोमोज वालों को स्टॉल को हटवाना है और बढ़वाना है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल विल यूज डेटा डिफरेंटली एंड विल ऑल्सो कलेक्ट इट इन अ डिफरेंट। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का? स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। 4 लोग को भेज देंगे, जाओ डेटा कलेक्ट करके ले आओ, पूरा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। देयर आर पीपल चिल्ड्रन जो डेटा को कलेक्ट करेंगे, दे आर एन्यूमरेटर्स। जिनसे डेटा कलेक्ट किया जाएगा दे आर कॉल्ड एज रिस्पोंडेंट्स। इन लोगों का अपॉइंटमेंट होता है, ये पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। मेजॉरिटी यहाँ पे आपको मिलेंगे डी स्टैट्स वाले लोग। कौन मिलेंगे? ये क्या होता है सर? बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स का एक कोर्स चलता है बेसिकली कैलकाटा। कौन सा इंस्टीट्यूट है? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट चल रहे हैं इंडिया में। 2 जगह इनका कोर्स चलता है, बेस्टेस्ट कोर्स है समझ लीजिए। यूएन वगैरह में काफी जॉब्स होती है इन कोर्सेज की। पढ़ाई लिखाई में हार्डकोर मैथ्स पढ़ाई जाती है। मिस्टर पान वाले आप ठीक से बैठ जाइए। कुछ लोग तो पान की दुकान पर पैदा हुए थे और क्लास में एकदम पनेडी की तरह बैठते हैं। हॉस्पिटल में रूम नहीं था तो घर वालों ने पान की दुकान पे पैदा कर दिया उनको। चलिए, तो ये बात सबको समझ में आ गई। तो अनटिल अनलेस वी हायर एन्यूमरेटर्स एंड रिस्पोंडेंट चिल्ड्रन, डेटा कलेक्ट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। अब इसका क्या मतलब है? जब तक आप कंपेयर नहीं करेंगे चिल्ड्रन, तब तक क्या आप इस डेटा को यूज कर पाएंगे? नो। एक कपड़े बनाने वाली कंपनी है, लेट अस से नेट प्ले। आपने इनका शर्ट और ट्राउजर खरीदा और बढ़िया फिट बैठ गया, और ज्यादातर आपके साइज के लोगों को फिट बैठ जाता है। क्या ये एक एक के घर जाके सबका नाप लेके आए थे? नो। इन्होंने डेमोग्राफिक डेटा कलेक्ट किया एज का, एज के अकॉर्डिंगली हाइट एंड वेट का, और डिफरेंट सो कॉल्ड पर्सन का वेस्ट साइज क्या है, शोल्डर साइज क्या है, नेक साइज क्या है, अकॉर्डिंगली एक स्टैंडर्ड से कपड़ा बना दिया। क्या सबको एग्जैक्ट फिट होगा? किसी को हल्का सा लूज आ जाएगा, किसी को हल्का सा फंस जाएगा। तो मान ली कोई खाते पीते परिवार का है, 8 साल उसकी उम्र है, बट वेट उसका 1.5 कुंटल है, तो इन दैट केस उसको 14 साल वाला कपड़ा लगेगा। कोई है मान लीजिए 14 साल का, बट है एकदम कुपोषित कैरेक्टर, हो सकता है उसको 9 साल वाला कपड़ा लग जाए। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? तो सबके साइज से कपड़ा नहीं बनेगा, बट आपको एक स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा। तो इंडिया में जो लोगों की बनावट होती है 10 साल से 15 साल के बीच में, और अफ्रीका में जो लोगों की बनावट होती है, इट इज डिफरेंट। तो अफ्रीका में अगर आप 12 साल के इंसान का कपड़ा बेच रहे हैं तो साइज बहुत भयंकर होगा, एडम्बा टाइप के लोग होते हैं वहां पे। इज दैट क्लियर? तो 6 नंबर का जूता अगर आप इंडिया में खरीदेंगे तो आपके पैर में हो सकता है थोड़ा सा फिट बैठे या छोटा पड़े, बट अगर 6 नंबर अफ्रीकन साइज खरीद लिया आपने तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। लोग थोड़े एकदम स्टर्डी टाइप के होते हैं, हेडम्बा टाइप के होते हैं। पता नहीं क्या खाते हैं, कौन सा बॉर्नवीटा, लगता है ओरिजिनल बॉर्नवीटा वही लोग खाते हैं, हम लोग तो चीनी वाला खा लेते हैं। नहीं समझे बात को? तो अभी मैंने मिंत्रा पे सेल लगी थी, 4500 का प्यूमा का जूता था, 1400 रुपए में आ गया। मैंने चलो पहन लेते हैं, थोड़ी औकात बढ़ जाएगी।
अब वो जूता एकदम फिट था, एक्शन वाला खरीदे थे लास्ट ईयर, वो हल्का सा टाइट था। मतलब ये लोग अंडर साइज जूता बेचते हैं कट करके, ताकि कॉस्ट कम हो, थोड़ा सा मटेरियल कम लगे। कितना मटेरियल कम लगेगा सर? अरे 4-4, 5-5 मिलीमीटर भी कम लगे लाखों जूतों में, तो वो हजारों रुपए का हो जाएगा। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं, स्टैटिस्टिक्स एज अ मेथड इन व्हाट चिल्ड्रन? सिंगुलर सेंस। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? समझ में आई बात? चलिए एक डेफिनेशन झटपट लिख लें। कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। नहीं समझे बात को? नहीं समझे? समझ गए? फास्ट लिखिए इसको चिल्ड्रन, फिर आगे चलते हैं इसके साथ भी। तो कलेक्शन ऑफ डेटा के ऊपर एक हमारा चैप्टर है बच्चों, एक चैप्टर हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के ऊपर है। एनालिसिस के ऊपर कोई चैप्टर नहीं है, पूरी स्टैट्स का जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो एनालिसिस है। और इंटरप्रिटेशन जब आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में डेटा पे रिसर्च करेंगे तो वो इंटरप्रिटेशन बन जाएगा। तो 11th क्लास में आपको कलेक्शन, प्रेजेंटेशन और एनालिसिस सिखा दिया जाएगा बस। चलिए तो सबसे पहला स्टेप स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है चिल्ड्रन? डेटा को कलेक्ट करके लाओ। जो भी डेटा आप कलेक्ट करेंगे वो बेनिफिशियल तभी होगा व्हेन इट इज कलेक्टेड फ्रॉम रिलायबल एंड ऑथेंटिक सोर्स। फर्जी सोर्स से अगर आप डेटा ले आए तो वो रिलायबल और ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा और किसी काम का वो होगा ही नहीं। जैसे लोग बोलते हैं कल रिजल्ट आ रहा है बोर्ड का, जब तक बोर्ड की वेबसाइट पे डिस्क्लोजर ना आ जाए क्या आप मान लेंगे इसको? नो। तो अगर किसी ने बताया कल रिजल्ट आ रहा है बट बोर्ड की वेबसाइट पे ऐसा कुछ था ही नहीं, तो इट इज नॉट ऑथेंटिक। सर बोर्ड वाले तो बताते हैं रिजल्ट आ गया और आ जाता है तुरंत। ऐसा इसलिए करते हैं, नहीं तो कुछ लोग वेबसाइट को पहले से हैक कर लेंगे तो नेटवर्क जाम हो जाएगा, और पता लगा कुछ लोगों को रिजल्ट पता ही नहीं लग पा रहा है, जाके आत्महत्या कर लिए। तो सोशल इश्यूज आर देयर, इसीलिए बोर्ड ये सब काम नहीं करता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा चिल्ड्रन, कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? यू विल प्रॉपरली एडिट इट एंड क्लासिफाई इट। सर कैसे क्लासिफाई करेंगे? जब मैं आपको चैप्टर्स वगैरह पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, बट दो बातें बता देता हूं। क्लासिफिकेशन इज जनरली डन इन टैब्यूलर फॉर्म। टैब्यूलर जानते हैं? टेबल बना देंगे और उस तरह से, जैसे मैंने आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व अप्रोच पढ़ाई थी, तो एक तरफ क्लोथिंग का डेटा लिखा था और एक तरफ फूड का, फिर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सब लिखा था दैट वे। प्रेजेंटेशन एक तरह से टैबुलर फॉर्म से हो सकती है, टेक्स्ट के थ्रू प्रेजेंट हो सकता है, टेबल के थ्रू प्रेजेंट हो सकता है, डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट हो सकता है, और ग्राफ। सर डायग्राम और ग्राफ में फर्क क्या होता है? इफ द ग्राफ is drawn on a plain piece of paper children, I repeat plain piece of paper, we call it as diagram। बट अगर वो ग्राफ शीट पे बना है तो वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो जाता है। समझ में आ गया? तो मैं आपको बोलूं कि भाई प्रयागराज सिटी में इतने इतने करोड़ की पॉपुलेशन है, इतने लोग अबव द पॉवर्टी लाइन, इतने लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन, इतने लोग अपर मिडिल क्लास, इतने लोअर मिडिल क्लास, इतने लोग रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हैं, इतने लोग सेलफोन प्रॉपर्टी में रहते हैं, इतने लोग ये, इतने लोग वो, सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। इट इज टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। बट अगर मैंने लिख दिया बीपीएल लोग कितने हैं और एपीएल कितने हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास कितने हैं, कितने रिच कम्युनिटी और कितनी पुअर कम्युनिटी, सबके नंबर्स आपको दे दिए मैंने, नंबर बता दिया। दिस इज डन इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। और फिर इसी का एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर लें तो ग्राफ प्लेन पेपर पे बना लिया तो डायग्राम। समझ में आ गया? आपको याद होगा यूटिलिटी अप्रोच मैंने पढ़ाया था शायद, हमने यूनिट्स का कॉलम बनाया था, एमयू का कॉलम बनाया था, टीयू का कॉलम बनाया था। तो वो जो यूटिलिटी अप्रोच थी दैट वाज टेबल, और प्लेन पेपर पे आपने बनाया तो डायग्राम, और ग्राफ शीट पे बनाया तो ग्राफ हो जाएगा। फिर आप एनालाइज करते थे कहां कहां सेटिस्फैक्शन ज्यादा है और कहां कहां सेटिस्फैक्शन कम है। जब सेटिस्फैक्शन गिर रहा है तो इट इज रिड्यूसिंग डाउन। एक्स इंटरसेप्ट पे आ गया मतलब इसको कंज्यूम करने पे कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं है, नीचे चला गया तो वो माइनस में हो जाता था। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? एनालिसिस। तो ग्राफ बनाने तक प्रेजेंटेशन है, ग्राफ बनाने के लिए जो इनपुट चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके बाद ग्राफ को समझना इज एनालिसिस ऑफ डेटा। यहां पे आप सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा होगा, मीन, मीडियन एंड मोड, याद आया बच्चों? हाउ डू वी रिप्रेजेंट मीन चिल्ड्रन? बार एक्स भूल गए? मीडियन को एम से रिप्रेजेंट करते थे और मोड को जेड जेड से। मीन मीडियन मोड नहीं पढ़ा आपने? तो मीन को बार एक्स से रिप्रेजेंट करते थे, मीडियन को एम और मोड को जेड जेड से। देन वी हैव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। ये चैप्टर सीबीएसई के सिलेबस से हट गया है। होता क्या है सर? ये एक ट्यूबलाइट बनाने वाली कंपनी, आपको सच्चाई बताऊं बच्चों,
अनलिमिटेड लाइटिंग आवर्स भी कंपनीज क्रिएट कर सकती हैं, अनलिमिटेड। नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, सड़क पे जो स्ट्रीट लाइट लगी होती है हर 2 महीने बदली जाती है क्या? सालों साल चलती है, वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए इक्विपमेंट लगाए जाते हैं। तो आपके घर में भी तो ऐसी ट्यूबलाइट आ सकती है, बट अगर वैसी ट्यूबलाइट आपको देंगे तो आप कंपनी को बार बार पैसा कैसे देंगे? समझ में आ गया? तो कंपनी ने एस्टिमेट किया द एवरेज लाइफ ऑफ अ ट्यूबलाइट जो हम बाजार में बेच रहे हैं वो 10,000 आवर्स है, प्लस माइनस 2%। मतलब 200 घंटे ज्यादा भी चल सकती है और 200 घंटे कम, इसी के हिसाब से अपना प्रोडक्शन करेंगे। बहुत ज्यादा चल गई तो कंपनी का नुकसान, कम चल गई तो लोगों का नुकसान। तो ना बहुत कम चले ना बहुत ज्यादा। बट फिलिप्स ने अगर ट्यूबलाइट बनाई, ये मान लीजिए बजाज वालों की है, फिलिप्स ने ट्यूबलाइट बनाई और वो कह रहे हैं मिनिमम 15,000 घंटे तो चलेगी चलेगी, या प्लस माइनस 2%, तो बजाज वाले भी अपना टेक्नोलॉजी थोड़ी अपग्रेड करेंगे। दिस इज एनालिसिस ऑफ डेटा। नहीं समझ में आई बात? इंडिया इज अ कंट्री विद ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अंटार्कटिका में जो ट्यूबलाइट बनेगी उसके लाइटिंग आवर ज्यादा होने चाहिए, 6 महीने, और 6 महीने लोग ट्यूबलाइट वहां जलाएंगे नहीं। इंडिया में जो ट्यूबलाइट बनेगी, गर्मी के सीजन में ट्यूबलाइट कम इस्तेमाल होती है, सनशेड ज्यादा होता है, और सर्दी में ज्यादा इस्तेमाल होगी। तो अकॉर्डिंगली कंपनी सारा डेटा यूज करती है और अकॉर्डिंगली थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड। तो जो नॉर्थ इंडिया के पहाड़ी इलाके हैं, समझ में आ गया, वहां पे ट्यूबलाइट की सेल ज्यादा होगी। जो प्लेन एरियाज होंगे वहां पे ट्यूबलाइट की सेल कम होगी, क्योंकि वहां पे रोशनी ज्यादा है। तो ये डेटा इसी तरह से एनालाइज किया जाता है। तो जब हम देख रहे हैं कि हमारी ट्यूबलाइट प्लस माइनस 10% तक चली जा रही है, तो इंजीनियर्स को बोलेंगे दिमाग खराब हो गया क्या, और इसकी वर्किंग थोड़ी कम करो, फ्यूज नहीं होगी ट्यूबलाइट तो आदमी खरीदे कहां से? तो ये डिस्पर्जन कैलकुलेट किया जाता है। चल रहा है, पता है मारुति वालों को कि जब धनतेरस आएगा कार की सेल बढ़ेगी, तो वो लोग जुलाई अगस्त सितंबर से अपना आउटपुट बढ़ा देंगे, और धनतेरस के बाद जनरली अगले 2-3 महीने अब लोग गाड़ी कम खरीदेंगे, फिर होली पे खरीदेंगे सीधे, तो अगेन वो अपना आउटपुट कम कर देंगे। ये कोरिलेशन होता है। रिग्रेशन आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, सीधे ग्रेजुएशन में आप इसको पढ़ेंगे, और ग्रेजुएशन में भी कुछ यूनिवर्सिटीज में होता है, सब जगह नहीं होता है। समझ में आ गई बात? पक्का सारे पॉइंट्स तो आपने डेफिनेशन में लिख लिए बच्चों। एंड द लास्ट इज इंटरप्रिटेशन। सोचना है, समझना है, स्किल अप्लाई करनी है, और मीनिंग निकालना है कि भाई जो आपका डेटा है इसको आप कैसे ज्यादा से ज्यादा एडवांटेजियस बना सकते हैं। समझ गए इस बात को? चलो, तो नेक्स्ट लेक्चर वील डू प्लूरल एंड सिंगुलर सेंस।